डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर मॉडल पेपर 2025 डिस्कस करेंगे कराची बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होगा और इसमें टोटल 17 क्वेश्चन होंगे और इसके जो मार्क्स हैं वो भी 17 हैं। तमाम एमसीक्यूज हमने अटेम्प्ट करने हैं। इसके अलावा इस पोर्शन को अटेम्प्ट करने के लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर भी अलाउ होगा। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच फॉर द गिवन ऑप्शन। पार्ट 1 है इसका, जर्नली एक्चुअल यील्ड इज। जैसे कि हम जानते हैं कि रिएक्शन में दो तरह के यील्ड्स होते हैं, एक को हम कहते हैं प्रैक्टिकल यील्ड और इसी को एक्चुअल यील्ड भी कहा जाता है। जब हम किसी भी रिएक्शन को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं और परफॉर्म करने के बाद हमारे पास जो क्वांटिटी हासिल होती है उसे हम एक्चुअल यील्ड या प्रैक्टिकल यील्ड कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और यील्ड होती है जिसे हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड हम फाइंड आउट करते हैं कैलकुलेशन की मदद से, बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, यानी वो मिकदार जो कि आप कैलकुलेशन की मदद से हासिल करते हैं तो उसे हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। अब इन दोनों का अगर हम रिलेशनशिप देखें तो एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। सो यहां इस एमसीक्यूज के लिए हमारे पास राइट आंसर होगा लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। एमसीक्यूज नंबर 2 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सैंपल ऑफ गैस। हमें चार सैंपल्स दिए गए हैं, चार मुख्तलिफ गैसेस के, सबका मास सेम है और हमसे पूछा जा रहा है कि किसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें मोल्स मालूम होने चाहिए और हमें इन तमाम ऑप्शन में मासेस गिवन है, तो हम इन तमाम मासेस को इन गैसेस के मोलर मास से डिवाइड करेंगे। CH4 का मोलर मास 16 है, 16 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 है, तो हम 44 से डिवाइड करेंगे और Cl2 का मोलर मास होगा 71। इस तरह से हमने सबसे पहले मास हमें गिवन थे, हमने मोल फाइंड आउट की और फिर उसमें हमारे पास CH4 के मोल सबसे ज्यादा है। क्योंकि CH4 के मोल सबसे ज्यादा है तो लिहाजा इसी वजह से CH4 के मॉलिक्यूल्स भी सबसे ज्यादा होंगे। सो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा 100 ग्राम ऑफ CH4। MCQs नंबर 3, दिस क्रिस्टल सिस्टम हैज all side equals and all angles equal to 90 डिग्री। यानी वो क्रिस्टल सिस्टम हमें बताना है जिसके तमाम साइड बराबर होंगे और तमाम साइड का एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा। तो ये हमारे पास होता है क्यूबिक सिस्टम, हम इसे कहते हैं, या क्यूबिक लैटिक्स हमें हासिल होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो क्यूबिक होगा। MCQs नंबर 4, this contain the same number of atom as 12 ग्राम of magnesium। चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं, 12 ग्राम कार्बन, 20 ग्राम कैल्शियम, 24 ग्राम कार्बन एंड 12 ग्राम सोडियम। सो अगेन हमें सबसे पहले हमें 12 ग्राम मैग्नीशियम दिया गया है, हम इसके मास को कन्वर्ट करेंगे मोल में। सो 12 इज द मास गिवन इन द क्वेश्चन और इसको हम डिवाइड करेंगे मैग्नीशियम के मोलर मास से, यानी 24 is the molar mass of the magnesium, so we have answer 0.5 मोल। अब हमने तमाम जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं इनके भी हमने मोल्स फाइंड आउट करने हैं। सो वी नो डेट कि कार्बन 12 ग्राम दिया गया है और उसका मोलर मास भी 12 है। इसी तरह से कैल्शियम हमें 20 ग्राम दिया गया है और उसका मोलर मास है 40। कार्बन अगेन हमें 24 ग्राम दिया गया है, मोलर मास है इसका 12। सोडियम हमें 12 ग्राम दिया गया है और सोडियम का मोलर मास है 23। सो यहां से हमने मोल फाइंड आउट करने हैं सबके लिए। सो 12 ग्राम हमें मैग्नीशियम दिया गया है जो कि 0.5 मोल के बराबर है। एग्जैक्टली यहां हमारे पास कैल्शियम के मोल भी सेम आ रहे हैं, क्योंकि कैल्शियम और 12 ग्राम
मैग्नीशियम और 20 ग्राम कैल्शियम के मोल सेम हैं, तो लिहाजा इनमें मौजूद एटम्स की तादाद भी सिमिलर होगी। सो लिहाजा हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा इस एमसीक्यूज के लिए वो 20 ग्राम कैल्शियम होगा। एमसीक्यूज नंबर 5 है द टेम्परेचर एट विच टू एलेक्ट्रोपिक फॉर्म एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। हमें वो टेम्परेचर बताना है जिसपे दो एलेक्ट्रोपिक फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। MCQs number 6. The volume occupied by 3.01 10 raised to the power 23 molecules of NH3 at STP is. हमें 3.01 10 raised to the power 23 molecules NH3 के गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ दीज मॉलिक्यूल ऑफ NH3 at STP। सो जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम मोल फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर मोल्स हमें क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है इस क्वेश्चन में, तो हम फार्मूला इसके लिए यूज करेंगे मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02 10 raised to the power 23। क्वेश्चन में हमें 3.01 10 raised to the power 23 गिवन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और इसे हम डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर यानी 6.02 10 raised to the power 23 से। तो इस तरह से हमारे पास मोल आएंगे 0.5 मोल हमें हासिल होंगे। इसके बाद हम जानते हैं कि वॉल्यूम एसटीपी पर बराबर होता है मोल्स मल्टीप्लाई मोलर वॉल्यूम यानी 22.4 डीएम3। सो मोल हमारे पास आए हैं 0.5, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 डीएम3 के साथ, तो यू हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.2 डीएम3। सो यहां पर हमारे पास राइट आंसर होगा 11.2 डेसीमीटर क्यूब। एमसीक्यूज नंबर 7 है दिस इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। ये हमें कुछ पेयर्स दिए गए हैं एटम्स और आइंस के और हमें बताना है कि इनमें से कौन जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। आइसो मीन्स सिमिलर, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन। सो हमने यहाँ पर देखना है कि किन पेयर्स में इलेक्ट्रॉनों की तादाद सेम नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ नियॉन इज 10। अब यहाँ नियॉन के पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 10 होगी, जबकि सोडियम के पास एटॉमिक नंबर 11 है एंड +1 चार्ज है इसके ऊपर, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉनों की तादाद 10 हो जाएगी। इसके मुकाबले में दूसरे पेयर को अगर आप देखें, अगेन यहाँ पर हमारे पास Na+ है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है एंड दे लॉस 1 इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज की वजह से, सो लिहाजा इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है एंड -1 चार्ज है, मींस दे गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके भी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 10 होगी। थर्ड पेयर की तरफ हम बढ़ते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। सो सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो लिहाजा इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और कैल्शियम के पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 20 होगी। लास्ट पेयर को हम देखते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, कैल्शियम के ऊपर प्लस चार्ज है, मींस दे लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, सो इस तरह से इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की तादाद 10 हो जाएगी। मैग्नीशियम के पास +2 चार्ज है एंड दे है एटॉमिक नंबर 12, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों पेयर्स में, 3 पेयर्स पे इलेक्ट्रॉनों की तादाद सेम है, जबकि एक पेयर ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम नहीं है। सो सोडियम एंड कैल्शियम ये हमारे पास ऐसा पेयर है जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, यानी दोनों एटम्स के पास इलेक्ट्रॉनों की तादाद सिमिलर नहीं है। MCQs नंबर 8, which rules or principle is violated in the given electronic configuration? So हमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है ऑक्सीजन की 1s2 2s2 2px2 2py2। जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये गलत लिखी गई है। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगी 1s2 2s2, फिर इसके बाद हमारे पास 2px है, 2py है और 2pz।
p में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो लिहाजा दो इलेक्ट्रॉन px में होंगे, एक इलेक्ट्रॉन py में होगा और एक इलेक्ट्रॉन pz में होगा। तो यहां पर हमें बताना है कि किस रूल के मुताबिक ये गलत लिखी गई है। सो हर्ट्ज रूल, हम जानते हैं कि हर्ट्ज रूल डील करता है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल होते हैं ये हमें बताया था हर्ट्ज रूल ने, तो लिहाजा यहाँ पर हर्ट्ज रूल के मुताबिक जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत लिखी गई है। MCQs नंबर 9, विच क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो हम जानते हैं कि एजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर ऐसा क्वांटम नंबर है जो हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है। तो दिस इज द राइट आंसर, ये हमें शेप के बारे में बताता है एजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल पता चलता है। स्पिन क्वांटम नंबर से हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन पता चलती है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में मालूम होता है। सो लिहाजा हमें यहाँ बताना है शेप ऑफ ऑर्बिटल कौन से क्वांटम नंबर से हासिल होता है, तो एजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर से हमें शेप के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल होती है। MCQs नंबर 10, दिस possess weakest latent dispersion forces। यहाँ पर हमें कौन से मॉलिक्यूल में सबसे कमजोर डिस्पर्जन फोर्सेस मौजूद होगी। हम जानते हैं कि डिस्पर्जन फोर्सेस डिपेंड करती है साइज ऑफ द एटम पर। तो यहाँ इन तमाम मॉलिक्यूल्स में सबसे स्मॉलेस्ट साइज फ्लोरीन का है। ये तमाम ही हैलोजेंस दिए गए हैं, फ्लोरीन का साइज सबसे कम है, तो यहाँ पर डिस्पर्जन फोर्सेस भी सबसे कम पाई जाती है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस MCQ इज F2। MCQs number 11, quantum number values for 3s orbital are। जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर 3s ऑर्बिटल गिवन है, ये आगे जो नंबर मौजूद है s से आगे 3 लिखा हुआ है, तो n हमारे पास यहाँ 3 के बराबर है और s के लिए l की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पर हमने देखना है इन तमाम ऑप्शंस में से हमने देखना है कि n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 0 कहाँ पर है। सो लास्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं n is equal to 3 and l the value of l is equal to 0। Okay, MCQs number 12, a colloidal solution of liquid into liquid is known as। ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें लिक्विड और लिक्विड दोनों मिक्स हो, दोनों ही चीजें जो है वो लिक्विड फॉर्म में हो, तो इसे हम इमल्जन कहते हैं। MCQs number 13, liquid can form convex meniscus in a narrow glass tube when। सो हमें यहाँ पर ऑप्शंस बताने हैं कि लिक्विड में कन्वेक्स मेनिस्कस कब हासिल होता है। कन्वेक्स मेनिस्कस से मुराद ये है कि हम किसी भी अगर स्मॉल टेस्ट ट्यूब में वाटर को ऐड करते हैं तो इसमें हमें इस तरह से कन्वेक्स फॉर्म नजर आती है या सरफेस पर। अगर हम मरकरी ले किसी भी टेस्ट ट्यूब में तो इसमें हमें इस तरह से कनकेव मेनिस्कस नजर आता है। अब ये कन्वेक्स मेनिस्कस कब हासिल होगा, जब कोहेसिव फोर्सेस वीक होगी एडहेसिव के मुकाबले में। यानी इसका मतलब क्या होगा कि अगर एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होगी कोहेसिव फोर्सेस से, तो इस हालत में हमें जो है वो कन्वेक्स मेनिस्कस हासिल होगा। और अगर हमारे पास कनकेव मेनिस्कस है जैसे कि मरकरी है, तो यहाँ पर हमारे पास कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है एडहेसिव के मुकाबले में। क्योंकि हमें MCQs नंबर 13 में कन्वेक्स मेनिस्कस के बारे में पूछा गया है, तो लिहाजा यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर होगा एडहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन कोहेसिव फोर्सेस। MCQs number 14, line spectrum serve as the fingerprint for the identification of। हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। लाइन स्पेक्ट्रा को हम यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं दे गिव अ कैरेक्टरिस्टिक
इमिशन लाइट जो है वो प्रोड्यूस होता है, या एक खास लाइट क्वांटिटी ऑफ लाइट को, फोटॉन्स को एब्सॉर्ब करते हैं, और सिमिलरली इसी तरह से वो एक खास जो है एनर्जी और वेवलेंथ के फोटोन को इमिट करते हैं। तो उस फोटोन की मदद से हम उस एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। MCQs number 15, hydrogen bond is not found in H2O, NH3CH4 and HF। इस MCQs में हमें बताना है कि किस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद नहीं होगा। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जब किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसके नतीजे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की फर्क की वजह से हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आ जाता है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और हम जानते हैं कि ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव एटम को अट्रैक्ट करते हैं, और इसी अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो यहाँ इन चारों मॉलिक्यूल्स में कार्बन और हाइड्रोजन यानी CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ही कम है या ना होने के बराबर है। तो लिहाजा इस मॉलिक्यूल में कोई भी पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन नहीं होगा। इसी वजह से इस मॉलिक्यूल में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। MCQs number 16, the diffusion rate of C3H8 and CO2 are same because ये दो मॉलिक्यूल्स हमें दिए गए हैं C3H8 और CO2, और पूछा जा रहा है कि इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम होगा। तो सेम होने की वजह जो है दोनों का, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास सेम है अकॉर्डिंग टू ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मॉलिक्यूलर मासेस। तो क्योंकि हमारे पास इन दोनों मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास सेम है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी 44 है और इस मॉलिक्यूल का भी 44 है, तो मॉलिक्यूलर मास सेम होने की वजह से इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सेम होगा। MCQs नंबर 17, अकॉर्डिंग टू रूलेट्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन। जैसे कि हम जानते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर। सो राइट आंसर हमारे पास होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सेक्शन ए के बाद हमारे पास सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सेक्शन है, और इस सेक्शन में हमें टोटल 9 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं और तमाम पार्ट्स इक्वल मार्क्स पर मुश्तमिल होंगे, यानी एक पार्ट का जो मार्क्स है वो 4 है और हमें 9 क्वेश्चन करने हैं। सो लिहाजा हमारे पास टोटल 36 मार्क्स इस पोर्शन से हासिल होंगे। सेक्शन बी में फर्स्ट पार्ट है हमारे पास डिफाइन दी फॉलोइंग। नंबर 1 में है हमारे पास स्टेशियोमेट्री। स्टेशियोमेट्री को हम डिफाइन करते हैं। Question 2, हाइड्रोजन गैस इज कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय स्टीम मीथेन प्रोसेस। और इस क्वेश्चन में हमें केमिकल रिएक्शन गिवन है। इफ द मिक्सचर ऑफ 28.8 ग्राम methane and 14.4 gram steam is heated in a furnace at elevated temperature
to liberate carbon monoxide and hydrogen gas. Determine the limiting reactant and the mass of hydrogen gas produced. इस क्वेश्चन में हमें 28.8 ग्राम मीथेन गिवन है, 14.4 ग्राम स्टीम गिवन है, जबकि हमें फाइंड आउट करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट और हाइड्रोजन गैस का मास। तो लिहाजा हम इस क्वेश्चन के लिए डेटा बनाते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में गिवन केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। ये तमाम मासेस इस पेपर के स्टार्टिंग में भी गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें CH4 का मास गिवन है, वाटर का भी मास गिवन है, जबकि हमें H2 का मास डिटरमिन करना है। तो इन तीनों सब्सटेंसेस का मोलर मास हम यहाँ पर लिखेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। यहाँ हाइड्रोजन की क्वांटिटी 4 है तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। फाइनली हमारे पास आंसर आएगा 16। वाटर में हाइड्रोजन एटम है और उसकी क्वांटिटी 2 है और साथ में ऑक्सीजन एटम भी मौजूद है, तो हम 16 को प्लस करेंगे और फाइनली हमारे पास यहाँ आंसर आएगा 18 ग्राम। सिमिलरली हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं, 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और क्योंकि यहाँ 3 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हम 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और यू फाइनली हमारे पास आंसर आएगा 6 ग्राम। सबसे पहले हम हाइड्रोजन का मास फाइंड आउट करेंगे CH4 की मदद से। रिएक्शन के मुताबिक अगर हम 16 ग्राम CH4 यूज करेंगे तो हाइड्रोजन 6 ग्राम हासिल होगा। वन ग्राम अज्यूम करेंगे हम। 1 ग्राम ऑफ CH4 बराबर होगा 6 डिवाइडेड बाई 16 ग्राम ऑफ H2 के। क्वेश्चन में हमें CH4 की क्वांटिटी गिवन है 28.8 ग्राम। सो लिहाजा 28.8 ग्राम ऑफ CH4 बराबर होगा 6 डिवाइडेड बाई 16 एंड मल्टीप्लाई बाई 28.8 ग्राम ऑफ H2 और यहाँ हमारे पास फाइनली आंसर आएगा 10.8 ग्राम ऑफ H2। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन वाटर की मदद से। रिएक्शन के मुताबिक अगर हम 18 ग्राम वाटर यूज करेंगे तो उसके नतीजे में हमें 6 ग्राम हाइड्रोजन हासिल होगा। वन ग्राम हम एज्यूम करेंगे। 1 ग्राम ऑफ H2O बराबर होगा 6 डिवाइडेड बाई 18 ग्राम ऑफ H2 के। क्वेश्चन में हमें वाटर के 14.4 ग्राम गिवन है, सो देयरफॉर 14.4 ग्राम ऑफ H2O बराबर होगा 6 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई 14.4 ग्राम ऑफ H2 और यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 4.79 ग्राम ऑफ H2। इस क्वेश्चन में हमारे पास हाइड्रोजन के दो मासेस हासिल हुए हैं, एक 10.8 ग्राम है और दूसरा 4.79 है। जो हमारे पास कम से कम आंसर होगा वो हमारे पास राइट आंसर होगा 14.7। तो यहां पर हम रिजल्ट लिखेंगे। मास ऑफ H2 इस सवाल में इस रिएक्शन में हमें ऑब्टेन होगा 4.79 ग्राम। इसके अलावा हमें इस सवाल में बताना है लिमिटिंग रिएक्टेंट। इस क्वेश्चन में दो रिएक्टेंट्स थे, एक हमारे पास है CH4 और दूसरा है हमारे पास H2O। क्योंकि H2O से ही हमें राइट आंसर हासिल हुआ है यानी लीस्ट आंसर हासिल हुआ है, सो देयरफॉर H2O इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट इन दिस रिएक्शन। क्वेश्चन 2 में नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है NH4NO3 ऑन हीटिंग डिकम्पोज टू प्रोड्यूस नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर। साथ में हमें केमिकल रिएक्शन भी दिया गया है इस प्रोसेस के लिए। If 200 gram of NH4NO3 is completely consumed in the reaction, calculate mass of H2O formed and volume of N2O gas liberated at STP। इस क्वेश्चन में हमें 200 ग्राम
ऑफ NH4NO3 दिया गया है। हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ H2O एंड वॉल्यूम ऑफ NO2 गैस STP पर। तो इस क्वेश्चन के लिए हम डेटा बनाते हैं। इस क्वेश्चन में हम फाइंड आउट करेंगे मास ऑफ H2O पहले। इसके लिए हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें NH4NO3 का मास गिवन है, जबकि वाटर का मास फाइंड आउट करना है। लिहाजा हम इन दोनों का मोलर मास फाइंड आउट करके यहाँ लिखेंगे। नाइट्रोजन 14 के बराबर है, प्लस यहाँ हाइड्रोजन 1 के बराबर है, उसकी क्वांटिटी 4 है, लिहाजा 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसमें नाइट्रोजन 14 के बराबर है और ऑक्सीजन 16 के बराबर है और उसकी क्वांटिटी 3 है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फाइनली हमारे पास यहाँ आंसर आएगा 80 ग्राम। हाइड्रोजन का हमें मास फाइंड आउट करना है, लिहाजा इसका भी हम मोलर मास लिखेंगे। हाइड्रोजन 1 के बराबर है, 2 है यहाँ क्वांटिटी, 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन है 16 के बराबर, तो उसको हम प्लस कर देंगे। क्योंकि इस रिएक्शन में हमें 2 मोल हाइड्रोजन हासिल हो रहा है, फिर हम इस मोलर मास को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और इस तरह से हमारे पास वाटर का मोलर मास यहाँ पर आएगा 36 ग्राम। रिएक्शन के मुताबिक अगर हम 80 ग्राम यूज करते हैं NH4NO3 को, तो हमारे पास 36 ग्राम वाटर के हासिल होंगे। हम 1 ग्राम अज्यूम करेंगे। क्वेश्चन में हमें NH4NO3 का 200 ग्राम गिवन है। सो 200 ग्राम ऑफ NH4NO3 बराबर होगा 36 डिवाइडेड बाय 80 एंड मल्टीप्लाई बाय 200 ग्राम ऑफ H2O के। इस तरह से हमारे पास आंसर आएगा 90 ग्राम ऑफ H2O। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ N2O एट STP। पहले हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं। NH4NO3 का मास हमें दिया गया है, जबकि हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ N2O। सो NH4NO3 का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, जो इससे पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और वो हमारे पास आया है 80 ग्राम। जबकि N2O के हमारे पास 1 मोल हासिल हो रहा है इस रिएक्शन में, और हम जानते हैं कि 1 मोल का वॉल्यूम STP पर 22.4 dm³ के बराबर है। अगर हम 80 ग्राम यूज करेंगे NH4NO3, तो हमारे पास 22.4 dm³ N2O हासिल होगा। 1 ग्राम अज्यूम करेंगे। 1 ग्राम ऑफ NH4NO3 बराबर होगा 22.4 डिवाइडेड बाय 80 dm³ ऑफ N2O। क्वेश्चन में हमें NH4NO3 की क्वांटिटी 200 ग्राम दी गई है। सो देयरफॉर 200 ग्राम ऑफ NH4NO3 बराबर होगा 22.4 डिवाइडेड बाय 80 एंड मल्टीप्लाई बाय 200 dm³ ऑफ H2O। हमारे पास आंसर आएगा 56 dm³ ऑफ N2O। इस क्वेश्चन में हमें मास ऑफ H2O फाइंड आउट करना था, जो कि 90 ग्राम हासिल हुआ, और वॉल्यूम ऑफ N2O भी फाइंड आउट करना था, जो हासिल हुआ 56 dm³। Question number 3. What is mean by diffusion and effusion? Explain the Graham law of diffusion. So question number 3 में हमें diffusion और effusion को define करना है, और फिर Graham law को of diffusion को explain करना है।
Graham law of diffusion. Question number 4. State the main postulate of KMT of gases. इस सवाल में हमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के अहम पॉइंट्स बताने हैं। सो केएमटी का मतलब है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। चैप्टर नंबर 4 केस स्टेट की तरफ हम जाएंगे। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अहम पॉइंट्स आपको नोट्स के पेज नंबर 37 पर मिलेंगे। चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 37। इसमें आप क्या लिखेंगे? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ केसेस की हेडिंग लगाएंगे, पोस्टुलेट लिखेंगे। हमारे पास मुख्तलिफ पोस्टुलेट यहाँ पर मौजूद हैं। ये तकरीबन तमाम पॉइंट्स आपने जो है वो मेंशन करने हैं। Question number 5. A 12.5 decimeter cube vessel contains 4 gram CH4, 1.8 gram N2 and 10 gram xenon. What is the pressure in the vessel at 0 degree centigrade? तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वॉल्यूम गिवन है 12.5 डीएम क्यूब, साथ में हमें CH4 है इस कंटेनर में 4 ग्राम, 1.8 ग्राम N2 मौजूद है, 10 ग्राम जीनोन मौजूद है। हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, जबकि टेम्परेचर इस कंटेनर के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। सो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। टेम्परेचर हमें दिया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, साथ में ऐड कर देंगे 273। सो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर हो जाएगा 273 केल्विन के। इसके अलावा हम यहाँ पर यूज करेंगे जर्नल गैस कांस्टेंट 0.0821 ATM डीएम क्यूब मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स n बराबर होगा, क्योंकि इस कंटेनर में 3 गैसेस मौजूद है, तो मोल ऑफ CH4 प्लस मोल ऑफ N2 n प्लस मोल ऑफ xenon। क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में मास गिवन है, सो इट इज इक्वल टू द मास ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CH4। इसी तरह से मोल ऑफ N2 बराबर होगा मास ऑफ N2 इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ N2, और मोल ऑफ xenon बराबर होगा मास ऑफ xenon डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ xenon। मास हमें इस क्वेश्चन में गिवन है और हम इसे डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ द गिवन गैस। तो CH4 का हमें मास गिवन है 4 और CH4 का मोलर मास है 16, जो कि हम एटॉमिक मासेस को प्लस करके फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह से मास ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास है 1.8 ग्राम और इसे हम डिवाइड करेंगे इसके मोलर मास यानी 28 से, जो कि हमें हासिल होगा एटॉमिक मासेस को जमा करने से। जीनोन का मास ग्राम में है 10, जबकि इसका मोलर मास होगा 131। तो इन तमाम मासेस को हम उनके मोलर मासेस से डिवाइड करेंगे और फिर प्लस कर देंगे। इस तरह से हमारे पास तमाम मोल्स को प्लस करने से हमारे पास टोटल मोल आ जाएगी 0.386 मोल।
इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे प्रेशर ऑफ वेसल्स। यहां पर हम यूज करेंगे जर्नल गैस इक्वेशन, तमाम वैल्यूज को पुट कर देंगे। यू हमारे पास आंसर आएगा 3.46 और यूनिट होगा ATM। Okay, question number 6. Write the electronic configuration of the given elements. इस सवाल में हमने दिए गए इन एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए आपको जो ऑर्बिटल की सीक्वेंस है वो याद होना जरूरी है, और इसको याद करने के लिए आपको हमने स्नोकर बॉल डायग्राम भी सिखाई थी, उसको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। एल्यूमिनियम +3 एटॉमिक नंबर इसका 13 है एल्यूमिनियम का, और +3 का मतलब है कि दे लॉस 3 इलेक्ट्रॉन, तो लिहाजा अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी होगी वो 10 होगी। तो एल्यूमिनियम +3 के लिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो इस तरह से होगी 1s2 2s2 एंड 2p6। क्योंकि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, टोटल इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से 3 ये लॉस कर चुके हैं। सिमिलरली Br के लिए, Br एटॉमिक नंबर 35 है, 1s2 2s2 2p6। यहाँ तक अगर आप काउंट करें 10 इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके बाद 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4p5। कॉपर के लिए हम लिख लेते हैं, एटॉमिक नंबर कॉपर का है 29, सो इसके लिए होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 9 आपके पास रिमेनिंग है, आप 3d9 होगा, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि हम 3d9 नहीं लिखेंगे, यहाँ s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा d में, 3d10 हो जाएगा और s में हम 1 कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि d9 और d4 हम नहीं लिख सकते। इसके बाद हम ऑक्सीजन -2 की तरफ आते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, -2 का मतलब है कि दे गेन 2 इलेक्ट्रॉन, सो 8 एंड +2 10 हो जाएंगे। तो इसके लिए भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 इलेक्ट्रॉन के लिहाज से लिखेंगे, और O-2 के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6, यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये जो हमने ऑर्बिटल की सीक्वेंस फॉलो की है, तो उसमें हमने ये जो स्नोकर बॉल डायग्राम है इसकी मदद से हम सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम 1s लिखेंगे, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर 2s है, फिर तीसरे नंबर पर हम 2p, 4 पे 4s, फिर इसी तरह से 5, और इसी तरह से हम ये नंबरिंग दे देंगे, और इन्हीं नंबर्स इसी सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए। Question 7. State the Lechater principle. In Haber process, nitrogen combine with hydrogen and form ammonia NH3. Discuss the effect of increase in concentration, temperature and pressure. इस क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट लिखनी है लीचेटर प्रिंसिपल की, और साथ में हमें ये हैबर प्रोसेस दिया गया है, इस पर हमने डिस्कस करना है इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर। तो ये तीनों इफेक्ट हमने इस पर डिस्कस करने हैं। नोट्स के पेज नंबर 71 पर आपको लीचेटर प्रिंसिपल की स्टेटमेंट मिलेगी। लीचेटर प्रिंसिपल है, इसकी स्टेटमेंट आप लिखेंगे यहाँ पर इस आंसर में। पेज नंबर 72 पर हमारे पास हैबर प्रोसेस मौजूद है। हैबर प्रोसेस की मदद से हम अमोनिया NH3 को हासिल करते हैं, और ये एक हेक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इस पर इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ये भी आपको मिलेगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिस्कस करना है, ये भी यहाँ डिस्कस हुआ है, और इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी। तो ये पेज नंबर 72 नोट्स में आपको मिल जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 है गिव एनी 4 रीजन ऑफ द फॉलोइंग। नंबर फर्स्ट है हमारे पास एवापोरेशन इज द कूलिंग प्रोसेस और इसका आंसर होगा evaporation is a cooling process because it required energy to change a liquid to a gas and this energy is drawn from surrounding lead to a decrease in temperature. Second question है हमारे पास the bond length of HCl is shorter than Cl bond Cl. इसका आंसर होगा the bond length increase as the size of the atom involved increase. Chlorine is a larger atom than hydrogen, so the chlorine bond chlorine involves two larger atoms. Is expected to be longer than the HCl bond, which involves a smaller hydrogen atom. Next reason है हमारे पास oil is insoluble in water but soluble in hexane. इसका आंसर होगा oil is insoluble in water because they have different polarities. Water is polar while oil is non-polar. However, oil is soluble in hexane, another non-polar solvent, because like dissolve like. Next reason है हमारे पास why p sigma bond is stronger than ss and sp sigma bond. इसका आंसर होगा हमारे पास a pp sigma bond is generally stronger than ss or sp sigma bond because the p orbital have a great extent of overlapping along the bond axis compared to s orbital. Last reason है हमारे पास the dipole moment of water is 1.85 t by but CO2 has zero dipole moment. इसका आंसर होगा water has a dipole moment of 1.85 dB due to its band shape, while carbon dioxide has a zero dipole moment because its linear structure. Question number 9 है हमारे पास What are X-ray? Explain the origin of X-ray and describe the relationship between their wavelength and nuclear charge from which they originate. So इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम नोट्स की जानिब जाएंगे। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है। नोट्स के पेज नंबर 15 पर आपको इसका आंसर मिलेगा। एक्सरे किसे कहा जाता है, एक्सरे किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है, जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में बताया गया है कि ओरिजिन ऑफ द एक्सरे आपने बताना है। ये आपने पूरा जो यहाँ एक्सप्लेनेशन है ये आपने लिखनी होगी। प्रॉपर्टीज के बारे में हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, जबकि हमें लास्ट पार्ट में कहा गया है कि एक्सप्लेन करना है रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरे एंड एटॉमिक नंबर। तो आपने एक्सप्लेन करना होगा रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरे एंड एटॉमिक नंबर। फाइनली हमारे पास एक रिलेशन यहाँ पर आ जाता है। तो आपको ये नोट्स के पेज नंबर 15 और 16 पर ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन 11 है हमारे पास फॉर अ रिएक्शन A plus B converted into C, the initial concentration of A and B were found to be 0.43 molar and 0.78 molar respectively, while the initial rate was 3.8 10 raised to the power minus 3 molar second inverse. Determine the rate constant. इस क्वेश्चन में हमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A और B गिवन है, क्योंकि 0.43 मोलर है A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन है 0.78 मोलर, जबकि हमें इनिशियल रेट भी गिवन है, रेट ऑफ रिएक्शन भी दिया गया है 3.8 10 raised to the power minus 3, जबकि हमें डिटरमिन करना है रेट कांस्टेंट यानी K हमने डिटरमिन करना है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए डेटा बनाएंगे। सबसे पहले हम रेट इक्वेशन लिखेंगे, जो रिएक्शन हमें गिवन है उस रिएक्शन के लिए हम रेट इक्वेशन लिखेंगे। क्योंकि इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, सो लिहाजा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी के।
क्योंकि हमें रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है तो इस फॉर्मूले को हम रीअरेंज करेंगे। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। इस तरह से हमारे पास k की वैल्यू आएगी 0.011। k का यूनिट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द लैटिस एनर्जी, हाउ इट इज अफेक्टेड बाय साइज ऑफ आयन एंड चार्ज ऑफ आयन। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें लैटिस एनर्जी को डिफाइन करना है और उसके ऊपर इफेक्ट बताना है साइज ऑफ आयन का और चार्ज ऑफ आयन का। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम नोट्स के पेज नंबर 64 की तरफ जाएंगे और उसमें पेज नंबर 64 पर हमें इसका आंसर मिलेगा। लैटिस एनर्जी है, इसकी तारीफ यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से हम इसको डिफाइन करेंगे और ये इसका यूनिट भी मौजूद है। फैक्टर अफेक्टिंग, दो ही फैक्टर्स हमने मेंशन किए हैं। फर्स्ट फैक्टर में साइज के बारे में बताया गया है और नेक्स्ट फैक्टर में चार्ज के बारे में बात की गई है। सो दोनों ही फैक्टर इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं। सो आपने यहाँ तक जितना मार्क किया गया है उतना आपने इस क्वेश्चन में के आंसर में मेंशन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सप्लेन लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस थ्रू द एग्जांपल ऑफ NH3 एंड एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप नोट्स के पेज नंबर 82 की जानिब जाएंगे जहां पर मौजूद होगा लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। इसकी स्टेटमेंट मौजूद है, ये आप स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर इसमें क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आपने लेविस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ NH3 एंड एल्युमिनियम क्लोराइड। सो यहाँ पर इसी एग्जाम्पल की मदद से जो है वो एक्सप्लेन किया गया है लेविस कॉन्सेप्ट को। तो इसमें आपने ये रिएक्शन भी मेंशन करना होगा। क्वेश्चन 15, डिफरेंशिएट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, लाइन स्पेक्ट्रा, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, BBT एंड MOT। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें फर्क करना है, डिफरेंस करना है लाइन स्पेक्ट्रा एंड कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम में, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी BBT एंड MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में फर्क करना है। इसके लिए हम नोट्स की जानिब जाएंगे। पेज नंबर 14, नोट्स के पेज नंबर 14 पर हमें हासिल होगा कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा। तो यहां हम इन दोनों में फर्क कर सकते हैं। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा एंड लाइन स्पेक्ट्रा दोनों नोट्स के पेज नंबर 14 पर मौजूद है। तो यहां से आप कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा और दूसरी जानिब आप लाइन स्पेक्ट्रा लिखकर इस फर्क को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का, वो हमें मिलेगा पेज नंबर 16 पर। सो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी ये क्या फिनोमिना होता है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह से आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी भी मौजूद है, आप इस फिनोमिना को भी लिख सकते हैं और इस तरह से इन दोनों में भी आप डिफरेंस कर सकते हैं। तीसरा डिफरेंस हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन VBT एंड MOT। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 27 पर। नोट्स के पेज नंबर 27 पर आप जाएंगे तो वहां आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के दरमियान डिफरेंसेस मिल जाएंगे। सेक्शन सी, डिटेल आंसर क्वेश्चन। सेक्शन सी में हमें कोई भी दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तीन क्वेश्चंस हमें सेक्शन सी में गिवन है, उसमें से हमें दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। दोनों क्वेश्चंस के दो दो पार्ट होंगे, ए और बी पार्ट। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट लिखनी है। इलस्ट्रेट दिस लॉ मैथमेटिकली फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन गिवन बिलो। ये हमें रिएक्शन दिया गया है, इसके लिए हमने इस लॉ को इस पे मैथमेटिकली इक्वेशन ड्राइव करनी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर हमें चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम में मिलेगा। नोट्स के पेज नंबर 69 पर लॉ ऑफ मास एक्शन मौजूद है, आप उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे इस सवाल के अकॉर्डिंग और फिर मैथमेटिकली ड्राइव करेंगे केसी की इक्वेशन को। केसी की इक्वेशन यहाँ गिवन है, आपने इसको ड्राइव करना है।
अब इस इक्वेशन को यहां तक ड्राइव करेंगे। इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है। इन ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 to SO3 इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैलकुलेट द Kc फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन हमें गिवन है इस सवाल में। When at equilibrium SO2 is equal to 5 mole, O2 is equal to 4 moles and SO3 is equal to 2.8 moles are present in a 2 dm cube container। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए डेटा बनाते हैं। इस क्वेश्चन में हमें मोल्स गिवन है, जबकि Kc कैलकुलेट करने के लिए हमें कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए मोल्स को हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से, और इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम दिया गया है 2 dm क्यूब। सो तमाम मोल्स को हम डिवाइड करेंगे 2 dm क्यूब से। इसके बाद हम Kc की इक्वेशन लिखेंगे। Kc बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट में हमारे पास SO3 है और रिएक्टेंट में हमारे पास SO2 है। SO2 की कंसंट्रेशन स्क्वायर मल्टीप्लाई विद द कंसंट्रेशन ऑफ O2। Kc की इक्वेशन में वैल्यू पुट करके Kc कैलकुलेट करेंगे। इस तरह से हमारे पास Kc की वैल्यू आएगी 0.157 और Kc क्योंकि रेशो है तो लिहाजा हम यहाँ पर कोई यूनिट मेंशन नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, लिस्ट द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सप्लेन एनी 3 ऑफ देम। यहाँ पर हमें फैक्टर्स के नाम लिखने हैं जिससे रिएक्शन का रेट इफेक्ट होता है, और इसके अलावा हमने किसी भी 3 फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है। इसके आंसर के लिए अब नोट्स की जानिब जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हमें चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स में मिलेगा। नोट्स के पेज नंबर 86 पर फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। नंबर 1 कंसंट्रेशन, ये लिस्ट हमने बनानी है। नंबर 2 नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, टेम्परेचर एंड रेडिएशन। तो ये हमारे पास तकरीबन 5 फैक्टर्स हैं और इसमें से हमने कोई से 3 फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है। तो पेज नंबर 86 पर आपको ये तमाम जो है फैक्टर्स मिल जाएंगे। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का इफेक्ट मिलेगा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट का भी इफेक्ट मिल जाएगा पेज नंबर 86 पर, और पेज नंबर 87 पर आपको सरफेस एरिया का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट और रेडिएशन का इफेक्ट मिलेगा। आपने इनमें से कोई भी 3 फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन के आंसर में। क्वेश्चन 4 का ए पार्ट है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन। फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन आपने ड्राइव करनी है। आपको एनर्जी की इक्वेशन गिवन है। इसके लिए हम नोट्स की जानिब जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में मिलेगा, पेज नंबर 13 पर, एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन। तो ये कंप्लीट डेरिवेशन यहाँ इस पेज पर मौजूद है और ये इक्वेशन आपने ड्राइव करनी है फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन से। क्वेश्चन नंबर 4 में फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन ड्राइव करने के बाद हम इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ आएंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, अ फोटोन ऑफ वेव नंबर 23 10⁵ मीटर इनवर्स इज इमिटेड when electron undergo a transition from a higher energy orbit to n is equal to 2, determine the orbit from which electron fall and also the spectral line appear in this transition of electron। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें वेव नंबर गिवन है, जबकि इलेक्ट्रॉन अंडरगो हो रहा है ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू n इज इक्वल टू 2। यदि यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा n1, इसकी वैल्यू है 2। डिटरमिन द ऑर्बिट फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन फॉल, जिस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन की है यानी n2 हायर एनर्जी ऑर्बिट हमने यहाँ फाइंड आउट करना है।
और साथ में हमें इस स्पेक्ट्रल लाइन का ताल्लुक कहाँ से होगा, किस सीरीज से होगा, वो भी हमने बताना है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए डेटा बनाएंगे। इस क्वेश्चन में कांस्टेंट यूज होगा रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 1.09678 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। वेव नंबर की इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। वन बाई N2 का स्क्वायर को हम एक्सचेंज करेंगे इस वैल्यू के साथ। ये माइनस की है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगी, और ये वैल्यू प्लस की है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगी। N2 के ऊपर स्क्वायर मौजूद है, दूसरी साइड पे स्क्वायर को खत्म करने के लिए अब दूसरी साइड पे रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट। और इस तरह से हमारे पास N2 का आंसर आएगा। N2 बराबर होगा 4.98 के, और इसे हम राउंड करेंगे तो N2 हमारे पास आएगा 5। सो N2 की वैल्यू हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी, जो कि हमारे पास 5 आ रही है। इस क्वेश्चन में हमें साथ में ये भी बताना है कि स्पेक्ट्रल लाइन किस रीजन में अपीयर होगी, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रही है सेकेंड एनर्जी ऑर्बिट में, तो लिहाजा इसका ताल्लुक बैल्मर सीरीज से होगा। Question number 5A. Why real gaze deviate from ideal behavior? Drive van der Waal equation for the correction of volume and pressure. यानी आपने यहाँ पर रीजन बताना है कि रियल गेसेस क्यों आइडियल बिहेवियर से डेविएट करती है, और वैन डर वाल इक्वेशन आपने ड्राइव करनी है वॉल्यूम और प्रेशर करेक्शन के लिए। तो इसका आंसर जो है वो हम नोट्स की जानिब जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको चैप्टर नंबर 4 स्टेट ऑफ मैटर 1 यानी केसेस में आपको मिलेगा, पेज नंबर 43 पर। सबसे पहले मौजूद है कॉजेज ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गेज फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो आपने ये दो मेजर कॉजेज हैं, इस दोनों को आपने मेंशन करना है। फिर इसके बाद आप ड्राइव करेंगे वैन डर वाल इक्वेशन। वैन डर वाल इक्वेशन पहले आपने वॉल्यूम करेक्शन यहां पर दिखानी है, और ये जहां तक मार्क किया जा रहा है वहां तक ही आपने मेंशन करना है। यहां तक वॉल्यूम करेक्शन मेंशन करने के बाद फिर आप जाएंगे प्रेशर करेक्शन की जानिब। प्रेशर करेक्शन की इक्वेशन यहां तक आपके पास हासिल होगी। फिर आपने इन दोनों वैल्यूज को यानी वॉल्यूम करेक्शन को और प्रेशर करेक्शन को जर्नल केस इक्वेशन में पुट करना है, तो आपके पास इक्वेशन हासिल होगी, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं वैन डर वाल इक्वेशन। फिर 1 मोल के लिए भी आपने वैन डर वाल इक्वेशन यहाँ लिखनी है, और यहाँ तक आपने इस क्वेश्चन को आपने यहाँ तक सॉल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग CH4 BeCl2 BF3। तो इस क्वेश्चन में आपने हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करना है, और फिर हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करनी है CH4 में, BeCl2 में और BF3 में। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए भी हम नोट्स की तरफ जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा, पेज नंबर 30 पर। नोट्स के पेज नंबर 30 पर हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है। आपने यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन को सिर्फ डिफाइन करना है, और फिर आपको 3 मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करना है। तो ये आपको मिलेंगे पेज नंबर 31 पर। तो आप यहाँ एक्सप्लेन करेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BeCl2। ये तमाम आपने ये डिस्क्रिप्शन लिखनी है इसमें, और ये स्ट्रक्चर भी साथ में ड्रॉ करना है। फिर दूसरा मॉलिक्यूल हमें गिवन है BF3। सो BF3 के लिए भी आपने ये पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखनी है, और ये स्ट्रक्चर साथ में ड्रॉ करना है।
और तीसरा मॉलिक्यूल हमें यहाँ पर गिवन है CH4, तो उसके लिए भी आपके पास ये डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आपने ये डिस्क्रिप्शन मेंशन करनी है और ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। और में हमारे पास एक और क्वेश्चन भी है, राइट डाउन द पोस्टुलेट ऑफ वेस्पर थ्योरी, एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ BF3 NH3 ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो इस क्वेश्चन पे आपने वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स बताने हैं और एक्सप्लेन करना है BF3 एंड NH3 के स्ट्रक्चर को वेस्पर थ्योरी के मुताबिक। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए भी हम नोट्स की जानिब जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा, पेज नंबर 27 पर। नोट्स के पेज नंबर 27 पर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल की हेडिंग मौजूद है। इसी को हम वेस्पर थ्योरी भी कहते हैं और इसके अहम पोस्टुलेट यहाँ पर मेंशन है पेज नंबर 27 पर। साथ में आपने पेज नंबर 28 की तरफ जाना है और यहाँ से ये टेबल भी आप ड्रॉ करेंगे। इस टेबल में आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, शेप मेंशन करनी है और साथ में बॉन्ड एंगल बताना है। जिन कॉलम्स को मार्क किया गया है सिर्फ यही कॉलम आपने इसमें मेंशन करने हैं। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल और एग्जाम्पल आप इस टेबल में मेंशन नहीं करेंगे। ये टेबल भी इस थ्योरी का हिस्सा है। इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में हमें BF3 का स्ट्रक्चर बताना है वेस्पर थ्योरी के मुताबिक। तो ये यहाँ पर स्ट्रक्चर मौजूद है BF3 मॉलिक्यूल का, ये आपने यहाँ से डिस्क्राइब करना है और साथ में ये जो स्ट्रक्चर मौजूद है उसको भी बनाना है। सो BF3 के लिए आप ये डिस्क्रिप्शन करेंगे और साथ में ये स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। इसके अलावा इसी क्वेश्चन में हमें NH3 का स्ट्रक्चर भी बताना है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। तो इसके लिए भी आपके पास ये डिस्क्रिप्शन मौजूद है, ये आपने डिस्क्राइब करना है। यहाँ से ये डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आप ये स्ट्रक्चर बनाएंगे और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।